Summary of physics classes. दोस्तों, मैं हेमराज गुर्जर कटारिया फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी ऊष्मा के संचरण की। ऊष्मा के संचरण में हमने लास्ट में पढ़ा था बीम का विस्थापन। जो तारा और जो रंग है उसमें जो संबंध, ताप और जो रंग है उसमें संबंध बताता है बीम का विस्थापन नियम। एवं उसके बाद हमने बात की थी स्टेफन नियम की और न्यूटन के शीतलन नियम की। जो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो किस पर आधारित था वो आपके लिए मैंने कल बता दिया है। इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं ऊष्मा के संचरण के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पहले टॉपिक का नाम बता देता हूं, ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि ऊष्मागतिकी क्या होता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, समतापीय प्रक्रम और जो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो किस पर आधारित होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें एक मैंने बताया था कि जो सिंक और स्रोत है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो क्या होता है? कार्नो इंजन का जो सिद्धांत है, कार्नो इंजन के सिद्धांत में सिंक, स्रोत एवं कार्यकारी पदार्थ, तीन तरीके के प्रयोग, तीन विधि, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी को मैं लिखता हूं कि ऊष्मागतिकी की परिभाषा क्या है। तो ऊष्मागतिकी की परिभाषा लिखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध का वर्णन करती है। ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध का वर्णन करती है तो क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी। कैसे दोस्तों कि हम किसी जो गाड़ी में हम पहले ईंधन डालते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में कार्य होता है और यांत्रिक ऊर्जा में कार्य के दौरान वो चलती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम माने कि हम किसी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालें तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो इंजन करता है, इंजन के कारण क्या है? गाड़ी चलती है। लेकिन जो ऊष्मा दी जाती है वो पेट्रोल के रूप में दी जाती है। तो पेट्रोल जो होता है इंजन, उसे कहते हैं हम सिंक, जिसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा T1 होता है। सिंक का टेम्परेचर जो है हमेशा ज्यादा होगा तो हमारा कार्य भी ज्यादा होगा। तो सिंक है वो T1 ताप पर होता है। और जो एक और होता है जो साइलेंसर, साइलेंसर को T2 ताप से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, स्रोत क्या है? जिससे हमने ऊष्मा ली और सिंक को ऊष्मा दी। ऊष्मा यानी कि सिंक जो है वो क्या काम करता है? जैसे कि साइलेंसर है तो अपना वो किसका काम करता है? सिंक का काम करता है। स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? T1 ताप पर एक जो एनर्जी होती है, इसमें जो एनर्जी देता है उसके द्वारा कार्य होता है और जो बची कुची जो ऊर्जा होती है अपनी वो सिंक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि मोटरसाइकिल में जो बची हुई एनर्जी है वो सिंक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, यानी कि जो साइलेंसर के द्वारा है जो बाहर निकाल दी जाती है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। शून्य नियम क्या होता है दोस्तों? मैंने एक निकाय लिया, इसमें मैंने क्या लगा दी? रुद्धोष्म दीवार।
रुद्धोष्म दीवार क्या होती है? जिसमें ना ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊष्मा पारे दीवार, और इधर में रुद्धोष्म प्रक्रम की दीवार है अपनी। अब मैंने ये टी टेम्परेचर का पदार्थ है, ये टीवी का है और ये टीसी का है। अब हम शून्य नियम की बात करें दोस्तों, तो जो ऊष्मा पारी जो दीवार है, जो ए निकाय है और बी निकाय है और सी निकाय है, इनका टेम्परेचर ए का होता है टीए और बी का होता है टीबी। इन दोनों का टेम्परेचर समान है दोस्तों, तो इसके द्वारा जो ऊष्मा है वो टीसी की चली जाएगी और बी के द्वारा सी के लिए चली जाएगी। तो तीनों की जो ऊष्मा है यानी कि जो ताप है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि टीए बराबर टीसी और टीबी बराबर भी टीसी। अपना जो यह है कि जो तीनों का जो टेम्परेचर समान हो जाता है, यदि हम किसी निकाय में तीन पदार्थ जिसका तापमान पहले का टीए है, दूसरे का टीबी है, तीसरे का टीसी है, उसमें एक दीवार के समथिंग, इसको यहाँ बीच में हम उसमें दीवार रख देते हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, और ऊपर हम रुद्धोष्म दीवार रख देते हैं, तो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार इन जो तीनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता है। तो ऊष्मागतिकी क्या होगा? शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो कहता है कि जो मैं पूरी तरीके से जो निर्भर हूं वो सिर्फ ताप पर हूं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्त कि यानी कि ए व बी, इसमें लिख देते हैं टी व टीसी ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगी। यानी कि टीए बराबर टीसी और जो टीवी व टीसी भी ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगी। ऊष्मागतिकी का इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम आधारित है तो किस पर आधारित है दोस्तों? ताप पर। क्योंकि जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है कि हमने कोई तीन जो पदार्थ है वो ये कि कंटेनर यानी कि निकाय में लिए, और निकाय में जो टीए है वो टीबी और टीसी है, उनका तापमान टीए टीबी टीसी है, बीच में रुद्धोष्म ऊष्मा पारी दीवार रख दी और ऊपर रुद्धोष्म प्रक्रम रख दिया, तो इन जो तीनों का जो तापमान है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ऊष्मागतिकी के शून्य में नियम है, इससे इतना ही याद रखना है कि ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, यानी कि तीनों का टेम्परेचर जो है बराबर हो गया, टीए टीसी के बराबर हो गया और टीबी टीसी के बराबर हो गया। तो टीए व टीसी उसमें साम्यावस्था में होंगे, टीबी व टीसी उसमें साम्यावस्था में होंगे। मींस ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किस पर आधारित है? तो आंसर होगा ताप पर। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसकी परिभाषा और लिख लेते हैं एक बार हम, इसे नोट डाउन कीजिए आप। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ
अलग अलग जुड़े हों तो वे सभी ऊष्मीय, यानी कि वे दोनों हैं, यानी कि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग जुड़े हुए हों, अलग अलग ऊष्मीय साम्य जुड़े हों तो वे तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है वो किसके बराबर होता है? पहला तो ऊष्मा का स्थानांतरण, और दूसरा जो है यांत्रिक कार्य करके मीन्स जो है इन दो विधियों के द्वारा, दोनों के द्वारा ताप को बढ़ाया जाता है। ये दो विधि है हमारी, ऊष्मा का स्थानांतरण या यांत्रिक कार्य करके, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा ताप को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो W है वो समानुपाती होता है H की, और W बराबर JH। J क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J बराबर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। इसमें बात करें J की, तो J जो होगा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक वो W बटे H के बराबर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की। ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है, इसमें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एवं यांत्रिक कार्य करके दोनों के द्वारा क्या होता है? ताप को बढ़ाया जा सकता है। तो ऊष्मा का यांत्रिक कार्य करेंगे W समानुपाती H, दोनों के द्वारा ताप को बढ़ाएगा। W बराबर JH। J क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J बराबर W अपॉन H। इसके बाद बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की। तो दोस्तों आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? अणु के जो अंदर की जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में लिखूं तो मैं अणु की ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है दोस्तों। मैंने पढ़ाया था काइनेमेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोले तो काइनेमेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को बोले तो पोटेंशियल एनर्जी।
गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? अणुओं की गति के द्वारा अणुओं की गति के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। और जो उनकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है, उनकी जो अंदर ऊर्जा होती है वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसको हम अब आराम से एक एक करके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम समझेंगे। इसके बाद आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर करती है, कैसे करती है, उसकी भी तुलना करेंगे दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। एक हो गई गतिज ऊर्जा, इधर ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, अणुओं की गति के कारण ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अणुओं के आकर्षण के कारण ऊर्जा। दोस्तों, अणुओं की जो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें जो तापमान है वो क्या रहता है? नियत। और यदि तापमान नियत है तो इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है। ताप नियत है, यानी कि तापमान नियत है अणु गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? नियत होगी। गतिज ऊर्जा होती है जो कि क्या होती है? नियत होती है। यानी कि हमने समझा कि अणु की गति के कारण जो ऊर्जा हुई वो क्या हुई? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? तापमान। अब यदि तापमान नियत है तो गतिज ऊर्जा होती है, पर कैसी होती है? जो कि नियत होती है। यानी कि ताप नियत होगा तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। मीन्स क्या होगा? अरे अणु जब ही तो गति करेंगे जब उनके लिए ऊष्मा दी जाएगी। मीन्स यदि ताप ही नहीं है तो गतिज ऊर्जा होगी कहां से? मान लिया कोई पदार्थ में किसी प्रकार के तत्व या कण है, वे अपनी जगह पे सेट है, यदि उनके लिए ऊष्मा दी जाए या उनके लिए ताप दिया जाए तो अपने स्थान से आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे। यदि उनके लिए जब ताप ही नियत है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? नियत ही तो होगी। मान लिया कि हमने किसी कंटेनर में ये द्रव है और इसमें हम ताप दे रहे हैं, तो इसके जो कण है वो गति करेंगे, ऊपर के नीचे जाएंगे, नीचे के ऊपर आएंगे, समवेग द्वारा। लेकिन यदि मैंने ताप को कांस्टेंट रख दिया तो गतिज ऊर्जा भी तो कांस्टेंट होगी। तो इसका यही फंडा है, बस याद रखने का तरीका यह है कि तापमान नियत होगा तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? अणुओं की गति के कारण ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है अणुओं के आकर्षण के कारण ऊर्जा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो टोटल एनर्जी होती है, I E बराबर KE प्लस PE। स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है और ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कुल टोटल ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए जो है स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि आदर्श जो गैस है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। उसमें क्या होती है? ओनली काइनेटिक एनर्जी,
स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, उसमें काइनेटिक होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है वहां। तो हम आदर्श गैस की बात करेंगे इसके बाद दोस्तों। तो आदर्श गैस में लीजिए कुछ पॉइंट है नोट डाल के। आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, नहीं होती है। क्वेश्चन में पूछेगा कि जो आदर्श गैस है वो किस पर आधारित है, मींस क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो उसमें ओनली और ओनली आदर्श गैस में जो है गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद नोट में दूसरा पॉइंट है, आदर्श स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। मींस इसका क्या है, आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, यानी कि स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसके बाद हम बात करें आदर्श गैस में यदि संपूर्ण जो ऊर्जा है, ये ध्यान रखने जो पॉइंट है, आदर्श गैस में संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। कैसे दोस्तों, आदर्श गैस में संपूर्ण ऊर्जा किसके बराबर होती है, मैंने माना कि आई टोटल ऊर्जा है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा है, और उसमें क्या होती है, पीई और के होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, जीरो, तो आई ई जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की। आंतरिक ऊर्जा क्या है दोस्तों, माना कि उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, हमारे पास गतिज ऊर्जा है तो क्या है, उसमें ताप नियत रहता है, तो ताप नियत है तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी गति नियत होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा नियत है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी नियत होगी, क्योंकि उसमें तापमान क्या है, नियत है। तो उसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की। दोस्तों चलते हैं, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें, क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के किस बिंदु पर निर्भर करती है। मीन्स मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों कि जो आंतरिक ऊर्जा है, थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें दो प्रकार की ऊर्जा बताई थी मैंने, गतिज ऊर्जा और दूसरी थी अपनी स्थितिज ऊर्जा। आदर्श गैस में स्थितिज ऊर्जा तो है नहीं, जीरो थी। गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा मैंने टेम्परेचर को नियत रखा तो गतिज ऊर्जा भी नियत थी, और गतिज ऊर्जा जब नियत थी दोस्तों तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या है, नियत होगी। जब गतिज ऊर्जा नियत है तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, नियत। तो इसका जो आंसर है, आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस के किस बिंदु पर निर्भर करती है, तो उसका आंसर है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर नियत है तो आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट होगी, और आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट है तो टेम्परेचर उसमें निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा, यानी कि नियत होगा।
तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है दोस्तों कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? ओनली आंसर होगा इसका टेम्परेचर, ताप। आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस के किस बिंदु पर निर्भर करती है? ओनली ताप पर, क्योंकि जब ताप होगा तो गतिज ऊर्जा होगी और ताप नहीं होगा। ताप कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट है। आंतरिक ऊर्जा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने बात की थी कि जब ताप कांस्टेंट है तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है, और गतिज ऊर्जा किसका पार्ट है? आंतरिक ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा भी तो कांस्टेंट होगी। इसके बाद बात की थी मैंने आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? ओनली और ओनली गतिज ऊर्जा पर। और गतिज ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर पर आधारित होती है, और टेम्परेचर यदि कम है तो गतिज ऊर्जा कम है, और गतिज ऊर्जा कम है तो आंतरिक ऊर्जा भी कम है। यानी कि टेम्परेचर में नियत कर दूं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? नियत। और गतिज ऊर्जा जब नियत होगी तो हमारी आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी? नियत होगी दोस्तों। अब इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ लेते हैं हम कि हमारी आंतरिक ऊर्जा मैंने आपके लिए दो पार्ट बताए थे। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसमें स्थितिज ऊर्जा तो 0 थी। बात करें आई ई बराबर गतिज ऊर्जा से क्या कहेंगे? की, और स्थितिज ऊर्जा से पीई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब आई की बात करें तो मैंने पीई को तो 0 ही माना था, क्योंकि पीई क्या होती है? 0। आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 0। आदर्श गैस के लिए लिख लेना इसको, मैंने लिखा दिया है इस ऊपर। आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, यानी कि नहीं होती है। इसके बाद जो आंतरिक ऊर्जा है वो जब 0 हो गई तो ओनली किस पर होगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस 0, तो यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा है आई ई बराबर किसके हुआ? के ई के। यही तो है। तो आंतरिक ऊर्जा जो है वो समानुपाती होती है ताप की। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। अब मैंने मान लिया कि जो टोटल जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा जो है वो के ई के बराबर है, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा के बराबर है। और काइनेटिक में मैंने पढ़ा था गतिज ऊर्जा में कि जो ताप है वो नियत है, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? नियत होगी। यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो समानुपाती किसकी होती है? ताप की। यदि ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा नियत है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर थी? गतिज ऊर्जा। और मैंने गतिज ऊर्जा में बताया था कि यदि गतिज ऊर्जा नियत है तो उसमें ताप जरूर नियत होगा। ताप नियत है तो गतिज ऊर्जा नियत, और गतिज ऊर्जा नियत है तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत होगी। किसके कारण? ताप के कारण। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट और है एक इसमें न्यूमेरिकल टाइप, उसे लिख देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आंतरिक जो ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा वो कैसी है दोस्तों? एक स्थिति फलन है। एक स्थिति फलन है, यानी कि यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये केवल स्थिति पर निर्भर करती है। यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ऊर्जा एक कैसा फलन है, तो आंतरिक ऊर्जा जो है एक स्थिति फलन है। कैसा फलन है? स्थिति फलन है। ये केवल स्थिति पर निर्भर करती है। इसके बाद दोस्तों हम एक और छोटी सी और इसमें बात है उसकी चर्चा करेंगे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो हम एक ऊर्जा की बात कर लेते हैं,
मैंने बताया ऊर्जा या तो कार्य करके प्राप्त की जाती है या फिर ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, ऊर्जा एनर्जी, इसके भी दो पार्ट बना देता हूं। ऊष्मा स्थानांतरण करके और दूसरा जो है वो कार्य करके। स्थानांतरण क्या होता है, ये अयांत्रिक होता है, तो कार्य के द्वारा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों इसके बाद कार्य का जो फॉर्मूला है एक छोटा सा उसे याद कर लेते हैं। कार्य का सूत्र W बराबर P डेल V, जिसमें डेल P क्या है दोस्तों, दाब, और डेल V क्या है, आयतन। आयतन दोस्तों आज हमने इस टॉपिक को ऊर्जा स्थानांतरण करके और अयांत्रिक होता है और कार्य करके यांत्रिक होता है। कार्य का जो फॉर्मूला है वो P डेल V, दाब इनटू आयतन में परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों हम कल बात करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मैंने बताया था कि यदि ऊष्मा देते हैं उसके आंतरिक कार्य और आंतरिक ऊर्जा और कार्य दोनों के द्वारा होता है, यानी कि हम डेल की ऊष्मा देते हैं किसी के लिए तो उसके द्वारा दो कार्य होते हैं, एक तो उसके आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होता है और दूसरा उसके लिए कार्य होता है। तो दोस्तों ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है उसे हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आएगा हमारा प्रथम नियम। तो दोस्तों तब तक के लिए हमारे कटारे फिजिक्स क्लासेस पर आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी में हर वीडियो में कहता हूं कि बहुत जरूरी है। यदि रेगुलरिटी नहीं है और कंटिन्यूटी नहीं है तो हमारी वीडियो और कितनी भी डाल रहे हैं हम तो भी आप सक्सेस नहीं होंगे। यदि एक वीडियो को आप डेली पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूं कि जो इसकी बाद भी जो चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भार नहीं है, क्योंकि जो कराया जा रहा है वो लूसेंट, अरिहंत और जितनी भी किताब होती हैं कंपटीशन की, चाहे वो एक्सीलेंट हो, चाहे वो कैसे हो, चाहे फास्टैग रिवीजन हो। फास्टैग रिवीजन में हमारे पास बुक है, उसका भी हम रिवीजन कराएंगे। जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम रिवीजन कराएंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे राजस्थान प्लस हो, जिसमें जीएस के जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल साइंस का ऐसा भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो कि हमारे पढ़ाई हुई से बाहर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के टॉपिक में ध्यान रखना जरूरी यह है कि हमने रक्त को पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पोषण की। तो कल हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पोषण। तो दोस्तों हमारे कटारे फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स दोस्तों।